बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी कोर्स कोड 3153 का नेक्स्ट लेक्चर है। आपकी कोर्स आउटलाइन में थर्ड यूनिट स्टार्ट हुआ है आज, जो कि है आपकी स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज़्म और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट। स्पीच मैकेनिज़्म क्या है? स्पीच बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ स्पीच। हमने स्पीच की जो एक बहुत ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज़ कि स्पीच इज़ अ न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। कि स्पीच एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है टू प्रोड्यूस सम साउंड। और साउंड क्या है? आपकी बेसिक है टू योर स्पोकन लैंग्वेज। आपकी साउंड से, आपके वर्ड्स और वर्ड से आपके सेंटेंसेस बन रहे होते हैं। तो स्पोकन लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ साउंड। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, इस पूरे मैकेनिज़्म को जब हम पढ़ते हैं कि स्पीच के प्रोडक्शन में कौन सी स्टेजेस, कौन से ओवरलैपिंग मैकेनिज़म्स, कौन से फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। बट हम स्पीच मैकेनिज़्म की जब बात करते हैं तो हम प्रोडक्शन के फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल स्टेजेस हैं जो होती हैं। तो आपकी कि व्हाट इज़ प्रोसेसिंग इन योर बॉडी जब भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं साउंड को। तो स्पीच प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ अटरिंग आर्टिकुलेटेड साउंड्स और वर्ड्स, i.e. हाउ ह्यूमन जनरेट मीनिंगफुल स्पीच। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस प्रोड्यूस करती हूँ तो वी कैन सेगमेंट इट इनटू इट्स एलिमेंट्स। इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं हम उसमें उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बेसिक यूनिट जो किसी भी अटरेंस का होता है, जो भी स्पोकन अटरेंस है वो आपकी साउंड होती है। अगर मैं एक वर्ड बोल रही हूँ इस वक्त कार, तो मैंने इस कार वर्ड को अगर इसके सेगमेंट्स में करूँ तो इसका क्या आएगी, इसकी साउंड आएंगी कि क साउंड, आ साउंड और र साउंड मिले हैं तो कार बना। तो ये कार मैंने कैसे प्रोड्यूस किया? जब इस पूरे मैकेनिज़्म की फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं स्पीच मैकेनिज़्म। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फीडबैक प्रोसेस इन विच हियरिंग, परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब एक तो स्पीच मैकेनिज़्म ये है कि हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन होती है, फिर फोनेशन होती है, फिर आपकी आर्टिकुलेशन होती है। ठीक है, ये बिलो द लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम बात हो रही है कि बॉडी में क्या होता है। बट क्योंकि हमें पता है कि नर्वस सिस्टम इज़ द कंट्रोल रूम फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें आपकी स्पोकन लैंग्वेज में या स्पीच में जब मैंने लफ्ज़ कार कहा तो मुझे कैसे पता लगा कि मैंने कार बोलना है? ये सारा फीड आपका जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका ब्रेन। और हमने ब्रेन में ये पढ़ा कि ब्रेन से कमांड आती है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, और आपका मस्कुलर सिस्टम जो है वो उस तरह से काम करता है। एट फाइनली आपकी एक प्रोडक्ट जो आती है, जो स्पोकन लैंग्वेज में वो साउंड या वो वर्ड आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो हियरिंग और परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपकी ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में जो कुछ होती है वो भी स्पीच मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व है। तो स्पीच मैकेनिज़्म से भी पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है इन योर स्पीच प्रोडक्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम आप सब जानते हैं, न्यूरोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इन डिटेल नर्वस सिस्टम को पढ़ा है। हम दोबारा गो थ्रू करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपका निज़ाम आसाब। ठीक है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। जितना कुछ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, इवन जो हमारा हार्ट बीट है दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग through our brain and nervous system. The nervous system include
क्या क्या इसके होते हैं, रिलेज मैसेजेस, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजेस इंफॉर्मेशन। जो बहुत सारे फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम हैं उनमें से मेजर अगर हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जितना कुछ अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं और जितना कुछ हम अपने एनवायरनमेंट को देते हैं, जितना हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं दैट इज़ थ्रू द नर्वस सिस्टम, और जितना कुछ एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ मिलके ये थ्रू आर नर्वस सिस्टम होता है। मतलब हम सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो ब्रेन तक जाती हैं, और हम मोटर एक्टिविटी जितनी करते हैं, हम एनवायरनमेंट से जितना अपने इंटरेक्ट होते हैं, दैट इज़ थ्रू नर्वस सिस्टम। इसमें आपका ब्रेन और आपके नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व दो तरह के मेजर नर्वस सिस्टम है, आप सबको पता है। एक कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा क्या होता है आपका PNS, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ कम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि स्पीच में मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। इंक्लूड्स दो आपके ऑर्गन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हैं। नंबर 1 पे आपका ब्रेन। ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है आपके नर्वस सिस्टम का। मेजर ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम में है आपका, वो कौन सा है, आपका ब्रेन, दिमाग, और उसके साथ है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय बोन wrapped in 3 layers of connective tissues called meninges layers। अब बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय बोन, आपका स्कल जो है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और आपकी स्पाइन जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, जब हमने एनाटमी ऑफ हियरिंग एंड स्पीच में स्कल पढ़ी थी, तो वहाँ पर आपने ये देखा था कि बेसिकली ह्यूमन का जो भी बोनी स्ट्रक्चर है उसमें आपका स्कल एंड अदर स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो जो आपकी स्कल है वो किस लिए है, उसका एक फंक्शन स्कल का क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को, ब्रेन केस कहलाती है। तो ब्रेन आपका स्कल में प्रोटेक्टेड होता है, और स्पाइन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। एंड रैप्ड इन 3 लेयर्स, ये भी हमने ऑलरेडी भी पढ़ा कि 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ये 3 मेनिंजेस का काम क्या होता है कि इनके दरमियान डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपका CSF होता है, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, ये कुशन करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी आपके बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। इनकी हिफाजत के लिए जो है ये 3 कवरिंग्स ऑफ मेनिंजेस और उसके बाद बोन होती है। और अदर फंक्शन क्या है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, कि ये प्रोटेक्ट करता है आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हेल्प करता है, और वेस्ट मटेरियल को ड्रेन करता है ब्रेन से। ठीक है, जो एक्सेस और वेस्ट मटेरियल्स हैं, लिम्फॉइड्स हैं, उन सब की ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज, ये थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही होती है। ब्रेन को ऑक्सीजन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के तहत की वजह से पहुंचती है, वो ही पहुंचाने में हेल्प करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बाउंस बैक, मतलब ऐसा फ्लूइड है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और फूड पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, और वेस्ट मटेरियल को खारिज करता है ब्रेन से। तो दोबारा ये लाइन आप समझ लें कि बोथ आर प्रोटेक्टेड बाय बोन। बोन क्या है, स्कल है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही, और स्पाइनल कॉर्ड को आपकी स्पाइन प्रोटेक्ट कर रही है। 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ब्रेन में और स्कल के दरमियान। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन के दरमियान, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द 3 कवर्स ऑफ लेयर्स के अंदर कवरिंग है, और वो 3 लेयर्स होती हैं आपकी एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर, और वो कैरी करती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स एंड एक्सचेंजेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। अब पहला पार्ट हमने का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है ब्रेन। तो ब्रेन को हम देखते हैं, ब्रेन क्या है, आपका दिमाग, आप सब जानते हैं। अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। जो एक सेल है जिससे मिलके आपका नर्वस सिस्टम बनता है, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन।
मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन को हम डिवाइड करें स्ट्रक्चरली और फंक्शनली तो 3 मेजर पार्ट्स बनते हैं। एक सेरेब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है और एक ब्रेन स्टेम होता है। और ये आप सब लोग इसको बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ इसलिए गो थ्रू कर रहे हैं कि ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, आपको पता है सेरेब्रम 83% ऑफ ब्रेन बना रहा है। और इसमें आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। और कॉर्पस कैलोसम के साथ ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दोनों फंक्शनली और दोनों स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू लोब्स, ये बातें हम सारी कर चुके हैं। देन इज़ द सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसको आप स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन के नीचे होता है, सेरेब्रम के नीचे होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में आपका आ जाता है पोन्स और मेडुला और मिड ब्रेन। इस डायग्राम आप देख सकते हैं ये लेटरल व्यू ऑफ ब्रेन है, ठीक है। एक आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर नज़र आ रहा है, उसके नीचे जो ग्रे पार्ट है दैट इज़ योर सेरिबेलम। और पीछे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, और नीचे जो कंटिन्यू हो रही है दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स विच डिवाइड द ब्रेन इनटू लोब्स। ये आपने पढ़ा था कि इसमें ग्रूव्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है। हमारे पास सल्कस और सल्काए और गायराए होते हैं, सल्कस होते हैं और गायरस होते हैं, जो ब्रेन को डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड किए हुए होते हैं। ईच हेमिस्फीयर हैज़ 4 लोब्स। फ्रंटल लोब होती है, टेम्पोरल लोब होती है, पैराइटल लोब होती है एंड ऑक्सीपिटल लोब होती है। तो ये हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर की डिवीजन और उसके एरियाज़ इन डिटेल न्यूरोलॉजी में कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है सब लोगों को कि अपने न्यूरोलॉजी के नोट्स खोलें, इन सब चीज़ों को एक दफ़ा डिटेल में दोबारा पढ़ें, रिव्यू करें अपना। आपने इसका पेपर भी दिया हुआ है और होपफुली आप सब ने इसको पास भी किया हुआ है। तो आपने इस पॉइंट को कि लोब्स की क्या डिवीजन है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इसको आपने एक दफ़ा देखना है। ईच लोब में बी डिवाइडेड वंस अगेन इनटू एरियाज दैट सर्व मैनी स्पेसिफिक फंक्शंस। अब 4 बेसिक लोब्स हैं और हर लोब्स में फंक्शनल एरियाज़ हैं, आपने ब्रेन के पढ़े हैं। राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर्स की फंक्शनिंग एक दूसरे से डिफरेंट है, तो स्पेसिफिक एरियाज़ में डिवाइड होती है हर लोब। फ्रंटल लोब आगे से जैसे आपने पढ़ा था कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में और एसोसिएटिव मोटर या सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स में डिवाइडेड की है। इसी तरह से टेम्पोरल लोब में आपका ऑडिटरी एरिया है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, आपका वर्निकीज एरिया है। तो देयर आर डिफरेंट एरियाज, स्ट्रिप्स होती हैं ब्रेन में जो एक ख़ास फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ईच लोब ऑफ द ब्रेन डज नॉट फंक्शन अलोन। अब ये तो हम कहते हैं कि जी ये एरिया इससे रिलेटेड है, ये एरिया इससे रिलेटेड है, लेकिन ये बात पहले भी मैं आपको बताई थी फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप मुझसे एनाटॉमी पढ़े थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अकेला, अब मैं अगर कहती हूँ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स अकेला वो काम नहीं करती। देयर आर एरियाज़ इन द ब्रेन विच वर्क इन एसोसिएशन। लेफ़्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर का फंक्शन अलग है, बट दे वर्क इन एसोसिएशन विद अदर कॉर्टेक्स। तो ये ओवरलैपिंग आपके सिस्टम्स और फंक्शंस हैं जो एक एरिया ऑफ द ब्रेन परफॉर्म कर रहा होता है। कोई अकेला एरिया एक फंक्शन अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकते या फंक्शन नहीं कर सकता। देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड बिटवीन ये लोब्स का, फिर लोब्स का आपके सेरिब्रम का सेरिबेलम के साथ, और सेरिबेलम का आपके पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन के साथ, और मिड ब्रेन और पोन्स मेडुला का आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन का आपके अपर मोटर न्यूरॉन के साथ। तो देयर आर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड
वे में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक फंक्शन अगर मैं कहती हूँ मैंने ब साउंड बोली है, या मैं कहती हूँ मैंने हाथ खोला है, या मैंने मुट्ठी बंद की है, या मैंने एक बाउलिंग कराई है, या मैं भाग रही हूँ, या मैं चल रही हूँ, या मैं खा रही हूँ, तो ये नहीं है कि अगर स्वॉलोइंग सेंटर इन द ब्रेन है तो बस वही मुझे खाने में हेल्प कर रहा है। देयर आर मैनी अदर एरियाज़ जो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके, उसके साथ एसोसिएट करके फंक्शन कर रहे हैं, तो एक एक्ट हम करने के काबिल होते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत है और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स निज़ाम अल्लाह ताला ने हमारे बनाया हुआ है। स्पीच कंट्रोल इन ब्रेन। ठीक है, अब ये हमें ब्रेन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई स्पीच मैकेनिज़्म में, कि हमने देखना ये है कि कहाँ से ब्रेन में स्पीच एंड लैंग्वेज कंट्रोल हो रही है। तो स्पीच कंट्रोल इन द ब्रेन इन जर्नल हम पढ़ते हैं कि देयर इज़ अ लैंग्वेज लूप विच इज़ प्रेजेंट इन लेफ़्ट हेमिस्फीयर, प्रेजेंट इन लेफ़्ट हेमिस्फीयर इन मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि ज़्यादातर लोगों में लैंग्वेज के लिए डोमिनेंट एरिया आपका लेफ़्ट हेमिस्फीयर है। अब डोमिनेंसी क्या है ये आप सब जानते हैं कि हम कहते हैं कि जो सीधे हाथ से लिखते हैं उनका लेफ़्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, और जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से काम करते हैं, हैंडेडनेस जो है वो बताती है कि उनका ऑपोजिट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेंट होता है। तो ये है हमारी मोटर मूवमेंट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का मोटर मूवमेंट के लिए लेफ़्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट हैंडेड हूँ, मेरा मोटर मूवमेंट के लिए अगर लेफ़्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है तो ये इस बात के लिए ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज में भी मेरा लेफ़्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा। हाँ, बहुत पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों में लेफ़्ट हेमिस्फीयर मोटर मूवमेंट के लिए डोमिनेंट होता है उनमें से 95 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज के लिए भी लेफ़्ट हेमिस्फीयर ही डोमिनेंट होता है। इसको हम वाइस वर्सा देखते हैं कि जो लोग लेफ़्ट हैंडेड हैं, मोटर मूवमेंट है ना उनकी, वो खाते हैं, काम करते हैं अपने लेफ़्ट हैंड से, लेफ्टीज़ जो होते हैं, उनमें हम ये बिलीव करते हैं कि उनका राइट हेमिस्फीयर मोटर मूवमेंट के लिए डोमिनेंट है। तो ये रिसर्च ने साबित किया कि उन लोगों का जिनकी मोटर मूवमेंट के लिए राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट था उनमें भी 70 से 75% लोग ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज के लिए राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट नहीं था, उनका लैंग्वेज के लिए भी लेफ़्ट हेमिस्फीयर ही डोमिनेंट था। सो ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स में अबाउट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें 90% से अबव लोग ऐसे हैं जिनमें लैंग्वेज की लूप जो है, जो आपका ब्रोकाज़ और वर्निकीज़ एरिया है, वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के जिनमें राइट हेमिस्फीयर इज़ लैंग्वेज डोमिनेंट। तो इन जनरल द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एंड स्पीच एंड इट इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, बट डोमिनेंट हेमिस्फीयर फॉर लैंग्वेज, इसको आप डोमिनेंट हेमिस्फीयर फॉर मोटर एक्टिविटी कंसीडर नहीं करेंगे। द राइट हेमिस्फीयर प्लेज अ लार्ज पार्ट इन इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन, और राइट हेमिस्फीयर जो है वो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन, वो भी लैंग्वेज के लिए एक एस्पेक्ट है, और स्पेशल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में रेड एरिया आपका मोटर कॉर्टेक्स है, जिसे हम प्री सेंट्रल, जो सेंट्रल गायरस होता है उससे, फिर सेंसरी कॉर्टेक्स आपके पैराइटल लोब में आ जाती है, ग्रीन एरिया, ब्लू वाला आपका ऑक्सीपिटल लोब है, और टेम्पोरल लोब है। तो लैंग्वेज लूप कहाँ होती है? अगर हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर को इस वक्त देख रहे हैं, ये जो आपके पास सामने नज़र आ रहा है इमेज, इसे कंसीडर करें कि इट इज़ द लेफ़्ट हेमिस्फीयर, उसका लेटरल व्यू है। तो लैंग्वेज लूप आपका में इंक्लूड होता है आपका नंबर 1 ब्रोकाज़ एरिया, नंबर 2 वर्निकीज़ एरिया, एंड थर्ड इज़ आर्कुएट फेसिकुलस, वो थिक बंडल ऑफ फाइबर्स जो आपके ब्रोकाज़ एरिया को कनेक्ट कर रहा है आपके वर्निकीज़ एरिया से। ठीक है, आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही है डिफरेंट फाइबर्स की, जो ब्रोकाज़ एरिया को आगे से और पीछे से किसके साथ अटैच है? आपके वर्निकीज़ एरिया से। तो ब्रोकाज़ एरिया आपके कहाँ पड़ा हुआ है? आप देखें, ये जो गोल वाला नज़र आ रहा है ब्रोकाज़ एरिया, दैट इज़ इन योर, इस पर अगर आप देखें तो कहाँ पड़ा हुआ है? फ्रंटल लोब में। जो पिंक वाला एरिया है वहाँ पे आपका ब्रोकाज़ एरिया पड़ा हुआ है।
कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द टंग और फेशियल मसल्स टू प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हमारी जो स्पीच प्रोडक्शन है, स्पोकन लैंग्वेज की प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन जनरेट कहाँ से होती है? थ्रू योर ब्रोकाज एरिया। नेक्स्ट है वर्निकीज एरिया, लाइज इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब। अब दोबारा अगर हम इमेज पे जाएं, ये आपको नज़र आ रहा है वर्निकीज एरिया, यहाँ पर देख लें कहाँ पे पड़ा हुआ है, इमेज पे गौर कीजिए। एंड पिछली तस्वीर में हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि यह आपकी टेम्पोरल लोब है, इसमें पड़ा हुआ है। टेम्पोरल लोब में थोड़ा सा हिस्सा पैराइटल लोब में और थोड़ा सा ऑक्सीपिटल लोब में आता है, लेकिन क्योंकि मेजर पार्ट इसका टेम्पोरल लोब में होता है, इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि वर्निकीज एरिया इज लाइज इन द टेम्पोरल लोब। कंट्रोल्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। अब जितना कुछ मैं बोल रही हूँ और उसको आप सुन रहे हैं, सुन के आप क्या कर रहे हैं? कंप्रीहेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, ये आपके वर्निकीज एरिया में होती है, एसोसिएटिव एरिया है आपका। और ब्रोकाज एरिया और लैंग्वेज एरिया, वर्निकीज एरिया को एक थिक बंडल ऑफ फाइबर ने कनेक्ट किया हुआ है आपस में, इसको हम कहते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज लूप। तो लैंग्वेज लूप इन लेफ्ट हेमिस्फीयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच साउंड्स। ये हो गया आपका ब्रेन। सेकंड क्या है आपकी ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फंक्शन क्या है कि इट लिंक्स कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ख़त्म होता है, वहाँ से जो एक्सटेंशन आपके ब्रेन की निकल रही है उसे बेसिकली हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्कल के अंदर जितना एरिया है वो ब्रेन कंसीडर होता है, और उसके नीचे एक्सटेंशन जो आपकी स्पाइन में, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। इट encloses द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच कंटेन्स द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बात हम पहले कर चुके कि ये सेंट्रल कैनाल में पड़ी हुई होती है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये आप स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम देख सकते हैं। तो बेसिकली करती क्या है? कंडक्ट्स एफरेंट स्टिमुलाई फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द ब्रेन। हमारी पूरी बॉडी को, आप हाथ गर्म को टच करते हैं, ठंडे को टच करते हैं, हमारा पाँव किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है, हमें पेन की सेंसेशन है, हमें टेम्परेचर की सेंसेशन है, हम खाते हैं, टेस्ट की सेंसेशन है, इन सब को ब्रेन तक सेंसरी रिसेप्टर्स से रिसीव करती है और ब्रेन तक लेके जाती है। कंडक्ट इफरेंट स्टिमुलाई फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर्स और मसल्स। अब जैसे हमने बात की कि ब्रोकाज एरिया ने अगर कोई कमांड दी है तो वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे टंग तक या हमारे मोटर एक्टिविटी तक लेकर आएगी। अभी हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया और हम हाथ एकदम से पीछे करते हैं तो ये मोटर एक्टिविटी होती है। तो ये कहाँ से हो रहा है कि इफरेंट क्या है? मोटर स्टिमुलस, आपका मोटर न्यूरॉन्स है। तो ब्रेन से जो एक्टिविटी के लिए हमने चलना है, हमने चबाना है, हमने दौड़ना है, हमने हाथ मिलाना है, मतलब हम जितनी मोटर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए ब्रेन से लेकर आती है। अब साइट ऑफ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड हाउ सर्टन सेंट्रल पैटर्न, दो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, एक हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं और एक हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे क्या हैं? वो इनवॉलेंट्री मोटर एक्शंस हैं जो कि हम विदाउट कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। तो तीसरा काम क्या कि उस हमारे साइट ऑफ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में हो रही होती है। जैसे मैंने कहा कि हम गर्म चीज़ को छूते हैं और फ़ौरन हाथ पीछे लेके जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड नर्वस सिस्टम आपका, पहला हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम क्या है आपका? PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलके किससे बनता है? आपके नर्व्स से। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। आप ये इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि कुछ सिर्फ मोटर नर्व्स होती हैं, कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये हेल्प करती हैं ब्रेन और बाकी बॉडी को कनेक्ट करती हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन से निकलती हैं, दैट आर कॉल्ड योर क्रेनियल नर्व्स।
ब्रेन से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितनी नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये वो नर्व्स कौन सी हैं जो ब्रांच आउट होती हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से और कनेक्ट करती हैं आपके ब्रेन को आपकी बॉडी से। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर प्रोसेस डायरेक्टली इन द स्पाइनल कॉर्ड। The main function of the PNS is to connect the CNS to the limbs and organs, essentially serving as a relay between the brain and spinal cord and the rest of the body। कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है ना हमारे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स की आपके ब्रेन के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, तो आपका जो PNS है वो फंक्शन करता है एज अ रिले स्टेशन। ठीक है, वो उसको हेल्प करता है, वहाँ पर रिले होती है इन्फॉर्मेशन और आगे जाती है। तो अगले इमेज में आप अपना ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम देख सकते हैं। मतलब ये आपका PNS है और इसमें आपके 2 सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। ठीक है, तो अब हम कंक्लूड करने के लिए देखते हैं क्या किया हमने। नर्वस सिस्टम की बात की। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन बॉडी। नर्वस सिस्टम को 2 सिस्टम्स में, सब सिस्टम्स में डिवाइड किया हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ों की बात की, एक ब्रेन की बात की और स्पाइनल कॉर्ड की बात की। साथ हमने ये भी बात की कि ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है आपके सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में। स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्पाइन में होती है। PNS में सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वोल्यूशनल मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो हम वॉलेंटरली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक गिलास हाथ बढ़ा के उठाना चाहती हूँ तो मैं ये जानबूझ के उठा रही हूँ, मैंने कब उठाना है कब रखना है ये मेरे बस में। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या हैं? जो आप कॉन्शियस कंट्रोल के साथ नहीं करते, उन्हें हम उसको कौन डील करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं, उसमें आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में काम करता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके रेस्टिंग मूवमेंट में काम करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में। It's now generally accepted that the control of speech is part of a complex network in the brain। तो अब हमने ये जब सारा नर्वस सिस्टम पढ़ा तो इसके बाद हम ये कहते हैं, जर्नली ये बात एक्सेप्टेड है कि स्पीच कंट्रोल जो है वो उसका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है आपके ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच रिक्वायर्स मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम पुटिंग थाट्स इनटू वर्ड्स, यानी कि आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द स्पीच कि जब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या बोलना है, हम अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मिंग अ कम्प्रीहेंसिबल सेंटेंस। ठीक है, आप अपने माइंड में अब लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं। लफ्ज़ों का चुनाव आप कहाँ से कर रहे हैं? जहाँ आपकी मेमोरी में ऑलरेडी एक आपका लेक्सिकल बॉक्स पड़ा हुआ है, मतलब जहाँ पर आपकी वोकेबलरी पड़ी हुई है। अब मैं इस वक्त बोल रही हूँ तो आई एम यूजिंग माई प्रीवियसली लर्न वर्ड्स और सेंटेंसेस जो भी हैं उसको मैं अल्फाज का चुनाव कर रही हूँ कि मैं कैसे आपको ये बात समझा सकती हूँ अच्छे से। ठीक है, तो कम्प्रीहेंसिबल सेंटेंस बनाना होता है। एंड देन एक्चुअली मेकिंग द माउथ मूव टू मेक द करेक्ट साउंड। एक तो ये बात है ना कि मैं सिर्फ एक्चुअली प्रोड्यूस कर रही हूँ, उससे पहले क्या है कि मैं सोच रही हूँ मुझे क्या बोलना है, फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कितना लंबा सेंटेंस बनाना है, कौन से अल्फाज बताने हैं आपको। अब आपको अगर मैं कोई सवाल पूछती हूँ तो आप उस सवाल को पहले कान से सुनेंगे, फिर आप उसे परसीव करेंगे ब्रेन में कि मैंने क्या कहा, फिर आप उसे कॉम्प्रीहेंड करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंड करके आप खुद सोचेंगे कि मुझे इसका क्या जवाब देना है। ठीक है, आप अपने नॉलेज में जाएंगे, आप अपने लेक्सिकल जो भी आपकी वोकैबुलरी है उसमें जाएंगे, वहाँ से आप अल्फाज का चुनाव करेंगे। फिर आप लेंथ ऑफ सेंटेंस देख रहे होते हैं, आप अपनी टोन डिसाइड करते हैं, आप अपना लैंग्वेज डिसाइड करते हैं आपने किस लैंग्वेज में देना है, फिर आप अपना स्टाइल डिसाइड करते हैं किस स्टाइल में देना है, फिर आप उसको अटर करते हैं। और फिर प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है कि आप ब्रोकाज एरिया को कमांड जाती है वर्निकेज एरिया से आर्कुएट फेसिकुलस में, और फिर आप मुझे रिप्लाई बैक
करते हैं। तो ये और हम एक कुछ सेकंड में ये काम सारा कुछ कर रहे होते हैं, बट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सीरीज़ ऑफ एक्शंस आपकी ब्रेन में, आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम ये सिंपल काम कर रहे होते हैं, जो हमें बज़ाहिर सिंपल लग रहा होता है। देयर आर सेवरल एरियाज़ ऑफ द ब्रेन नोन टू प्ले अ रोल इन स्पीच। तो ये ब्रेन के हमने एरिया पढ़े। सेरेब्रम में कौन कौन सा एरिया है? ब्रोकाज एरिया, वर्निकीज एरिया एंड आर्कुएट फेसिकुलस, जो हमारी लैंग्वेज लूप है। लेकिन ये बात यहाँ पर भी आपने याद रखनी है, जो मैंने पहले बात की, कि कोई भी फंक्शनल एरिया अलोन कोई काम नहीं करता। अब हम ये तो कह सकते हैं कि ब्रोकाज एरिया डैमेज होगा तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगी, लेकिन देयर आर मैनी अदर एरियाज़ कि अगर वो भी डैमेज होते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी स्पीच इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रोकाज एरिया को बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो अकम्पनी कर रहे होते हैं जब आप एक प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड करते हैं। Cerebellum involved coordinating voluntary muscle movements like opening and closing your mouth, moving your arms and legs, standing upright and maintaining balance. It also control language processing. अब आपने सीपी बच्चों में देखा होगा, cerebellum अगर इफ़ेक्ट हो तो एटेक्सिया हो जाते हैं। ठीक है, एटेक्सिया क्या है कि प्रॉब्लम इन द गेट। आपको ये अच्छी तरह पता है कि सेरिबेलम क्या फंक्शन कर रहा होता है, आपकी बॉडी बैलेंस को, आपकी गेट को और वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो अगर मसल मूवमेंट ठीक नहीं है और ब्रोकाज एरिया से एक कमांड आई है कि आपने जो है वो दोनों लिप्स को बंद करना है, ठीक है, इंट्रा ऑरल प्रेशर बिल्ड करना है और ब प्रोड्यूस करना है, बट अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट नहीं है, कोई बच्चा जो है वो दोनों मसल्स अपने बाइलेबियल पोजीशन ही नहीं बना सकता, वो जो है दोनों लिप्स को क्लोज़ ही नहीं कर सकता, लिप क्लोजर में उसकी प्रॉब्लम है, हैंगिंग माउथ है, वीक मसल्स हैं, वीक चीक्स के मसल है, इंट्रा ऑरल प्रेशर बिल्डिंग ही नहीं हो सकती, तो वो ब साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर आ गई ना कोऑर्डिनेशन की, अगर सेरिबेलम में प्रॉब्लम कहीं होगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको खाने पीने में स्वॉलोइंग इश्यूज आ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपकी स्पीच के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन स्पीच एंड लैंग्वेज। अगर आपको स्टिल इसमें कोई इशू आए तो आप लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर का न्यूरो और एनाटमी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको अगेन उसमें भी फिर भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हैं, जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो। तो होपफुली आपको ये मैंने ब्रीफ रखा है, क्योंकि इस वक्त आप न्यूरोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी कोर्स आउटलाइन में है कि व्हाट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। तो ये ब्रीफली है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर एरियाज़ कौन से हैं हमारे लैंग्वेज प्रोडक्शन के और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के, और आपका नर्वस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है इन प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जो है आपका स्पीच मैकेनिज़्म पे। ठीक है, उसमें हम स्पीच मैकेनिज़्म को इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।